Hello everyone, welcome to my channel. Firstly, पहले तो sorry I could not upload videos in last 2-3 days as I was engaged somewhere. और दूसरी बात, पहले मैं आज I'll take your 2 minutes to clarify a few things. एक तो कि आई एम रीडिंग द कमेंट्स, कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं कोई और अदर देन आईपीसी सम अदर सब्जेक्ट्स. few of you are telling me to teach some other subjects. Few of you are in second year or third year. Also, I received a few calls. Those who know me personally have called me regarding the video of some particular subjects. तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ. एक्चुअली सी यूट्यूब पे तो मैं 4-5 सब्जेक्ट्स के वीडियो डेली नहीं डाल सकती हूँ. ओनली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग दिस. So I am taking offline class already. Now for you I can do this, I can take online class regarding your particular subject. क्योंकि YouTube पे क्या होता है, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हूँ कि आईपीसी के साथ आई विल स्टार्ट वन मोर सब्जेक्ट ऑन यूट्यूब, जो कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे डालूंगी. मतलब आज आईपीसी, देन टुमारो सम अदर सब्जेक्ट, देन अगेन नेक्स्ट डे आईपीसी, ऐसे करके मैं वीडियोस डालूंगी. और यूट्यूब पे अल्टीमेटली मैं सारे सब्जेक्ट के वीडियोस डालने वाली हूँ, बट एक साथ तो वो नहीं डल सकते हैं. तो अगर किसी को अभी करेंटली कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या इवन किसी सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन प्लीज ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास विच आई एम टेकिंग. ऐसे भी मैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, ये आपका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लॉ स्टूडेंट्स, आपको कुछ और भी चीजें जानने की जरूरत है इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, जैसे केस लॉज हो गए, लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए, या कोई एग्जाम्पल्स हो गए, या और डिटेल में ये सब्जेक्ट हो गया, और ज्यादा डिटेल जो कि नॉर्मल पीपल के काम के नहीं है, जो लॉ बैकग्राउंड से नहीं है. So here in YouTube, I am only clearing your basics. If you need any detailed information, or if you need classes regarding any subject which I am not taking now, most probably I will start with TOT. So today I will be continuing with IPC. Tomorrow I will be putting one video of TOT most probably. ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेरे पास टॉट के लिए कॉल्स आए हैं, और वो एक छोटा सब्जेक्ट है, वो हो भी जाएगी जल्दी. तो आप ये कर सकते हैं, आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस वे. यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई हैव गिवन माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यू कैन टॉक टू मी अबाउट ऑनलाइन क्लास. ठीक है, तो जो अलग अलग बैचेस की ऑनलाइन क्लासेस मैं ले रही हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे, तो आई कैन ज्वाइन यू देयर, और आई कैन गिव यू ऑनलाइन क्लास और रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट. ये मैं आपके लिए कर सकती हूँ. लेकिन एक साथ आप लोगों को भी पता है यूट्यूब पे 5-6 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है रोज, है ना. नहीं तो उसमें गैप इतना आ जाएगा, और फिर अगर मैं 4-5 सब्जेक्ट के वीडियोस एक साथ डालूंगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लिसनिंग टू दिस. नाउ टुडे वी विल अगेन कंटिन्यू विद द आईपीसी, और कल से फिर ऑल्टरनेट डेज पे मैं आईपीसी और टॉट करूंगी. ओके, टॉट के बाद फिर मैं मुस्लिम लॉ स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आईपीसी तो थोड़ा टाइम लेगा, तो फिर ऑल्टरनेट में मैं मुस्लिम लॉ स्टार्ट करूंगी. ओके, सो नाउ अब हमने यहाँ पे आईपीसी में क्या शुरू किया हुआ है, जनरल एक्सेप्शंस. जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन 76 to 106. In this I have already taught you up to 79. So today we will start with section 80. ठीक है, 80 क्या है? एक्सीडेंट. एक्सीडेंट. ओके, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट. एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब अगर इफ अ पर्सन इज परफॉर्मिंग लॉफुल एक्ट, लॉफुल एक्ट मतलब
एन एक्ट विच इज लॉफुल मतलब विच इज सपोर्टेड बाय लॉ, विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एंड डन बाय लॉफुल मीन्स। लॉफुल मीन्स, ठीक है, मीन्स मतलब लॉफुल तरीके से। कोई एक्ट अगर लॉफुल नेचर का कब हम बोलते हैं कि कोई एक्ट लॉफुल एक्ट कब है, अगर वो एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, इफ दैट एक्ट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड इट इज डन बाय लॉफुल मीन्स, मतलब पहला तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, दूसरा लॉफुल मीन्स से करना चाहिए, मतलब उस एक्ट को करने का हमारा जो प्रोसेस है वो लॉफुल होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, ठीक है, एंड लॉफुल मीन्स से किया जा रहा है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, एंड इट इज डन बाय लॉफुल मीन्स, तो उसको हम लॉफुल एक्ट बोलते हैं। अब अगर कोई भी लॉफुल एक्ट किया जा रहा है और उसको करने के दौरान while we are doing the act we end up in some accident, किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? अनइंटेंशनल सबसे पहले होता है, जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनइंटेंशनल, वहां पे हमारा कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं होता है, कोई हमारा मेंसरिया गलत नहीं होता है। तो जब एक एक्ट हम लॉफुल एक्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं बाय लॉफुल मीन्स, मतलब लॉफुल तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एक लॉफुल एक्ट को, और उसमें अगर कुछ गलती हो जाए, गलती मतलब बाय मिस्टेक, विदाउट इंटेंशन, अनइंटेंशनली, ठीक है, अनइंटेंशनली अगर हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। क्लियर? अगर किसी से अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या उसका हम मेंसरिया बता पाएंगे कि इसका मेंसरिया था इस एक्ट में? मेंसरिया हम उसका प्रूफ कर पाएंगे? नहीं। तो जब मेंसरिया प्रूफ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने सोच रखा था एक्सीडेंट करने का? नहीं। गिल्ट इन माइंड था? नहीं था। तो अगर गिल्ट इन माइंड नहीं है, अगर गलती से कोई चीज हो गई तो उसके लिए उसको पनिशेबल नहीं कर सकते हैं। फाइन। तो इसीलिए एक्सीडेंट में अगेन एक्सीडेंट इज अ नो ऑफेंस, ठीक है, एक्सीडेंट इज अ नो ऑफेंस। क्यों? क्योंकि उसमें एब्सेंस ऑफ मेंसरिया है, मेंसरिया इज अगेन एब्सेंट, ठीक है। अब एक्सीडेंट का मैं एक एग्जांपल देती हूं। सपोज अ पर्सन इज ड्राइविंग कार, फाइन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट सबको पता है। अगर कार कोई इंसान ड्राइव कर रहा है और वो स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव कर रहा है, ही इज ड्राइविंग इन द स्पीड लिमिट, फाइन, बट समवन बाय मिस्टेक कम्स एंड हिट्स हिम और हिज कार गेट्स हिट बाय सम कार, ठीक है। दो कार की आपस में अगर टक्कर हो जाए जिसमें दोनों स्पीड लिमिट में थे, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, सडन ब्रेक या कुछ, कोई जानवर आ जाए रोड पे, सडन ब्रेक हो जाए और पीछे से ठुक जाए, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या हम उसको ऑफेंस बता देंगे? अगर कोई हार्म हो गया, किसी को चोट आ गई, तो क्या हम उसको आईपीसी में बुक कर देंगे जिसने एक्सीडेंट किया? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट में बोथ द केसेस आर विक्टिम ना। अगर आप इस तरीके से सोचे, क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड एंड विक्टिम होता है। अक्यूज मतलब जिसपे आप एक्विजिशन लगा रहे हैं, जिसपे कोई इल्जाम लग रहा है, और विक्टिम मतलब वन हु इज सफरिंग, जिसने सफर किया हो। तो अब अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो एक तरीके से दोनों सफर कर रहे हैं ना, किसी का कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म करने का, तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों सफर कर रहे हैं। तो अगर दोनों सफर कर रहे हैं तो किसी का मेंसरिया है क्लियर? क्या किसी की नेगेटिव इंटेंशन थी?
नहीं थी। इस केस में सेक्शन 80 जो है वो क्या हो जाएगा, जनरल एक्सेप्शंस में कैसे आ गया समझ गए, इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम एन ऑफेंस टू अ नो ऑफेंस। क्लियर? वन act likely to cause harm, act likely to cause harm without criminal intent, ठीक है, act likely to cause harm without criminal intent। मतलब likely to cause harm मतलब हमें अंदाजा है कि जो ये एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है ये एक्ट हार्म कॉज करेगा, वी आर अवेयर अबाउट इट। ठीक है, लाइकली टू कॉज हार्म मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है इससे कोई ना कोई हार्म होगा, बट अगेन विदाउट अ क्रिमिनल इंटेंशन, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। इस केस में एक्ट ऐसे जो हैं जो हमें पता है कि इट इज लाइकली टू कॉज हार्म but we are not doing it with criminal intention, that means it is done without any kind of criminal intention, with good faith, okay, with good faith, good faith सबको याद होगा, that means with due care and attention। तो अगर with good faith किया जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या ये ऑफेंस होगा? नहीं होगा, लेकिन इसमें कंसेंट की भी वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें कंसेंट की भी वैल्यू ऐसे होती है, सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस सेक्शन। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म मतलब कोई इंजरी कॉज हो सकता है बट परफॉर्म्ड विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। अब इसको किस तरीके के एग्जाम्पल दे रही हूं, देखा, फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है, ठीक है, ही इज स्टैंडिंग हियर एंड यहाँ पे बी एक पर्सन है और सी एक और पर्सन इसके साथ खड़ा है। अब ये जो पर्सन बी है इसने सी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, सी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, और ए के पास भी एक गन है। नाउ दिस बी इज अ बैड पर्सन, बी इज अ बैड पर्सन एंड इसने सी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है। तो ए क्या कर सकता है, ए गन शॉट कर सकता है बी की तरफ, या इसको डराने के लिए या उसके पैरों पे कहीं पे गन शॉट कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सी, क्योंकि ए हैज ऑलरेडी केप्ट सी इन गन पॉइंट, बी हैज ऑलरेडी केप्ट सी ऑन गन पॉइंट, सॉरी ए बोल दिया मैंने, बी हैज ऑलरेडी केप्ट सी ऑन गन पॉइंट। तो ए शूट्स बी, मतलब ये बी की तरफ शूट करता है, लेकिन ऑब्वियसली आप समझ रहे हो अगर बी ने सी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है तो एक चांस है कुछ परसेंटेज की ये जो गन शॉट है ये सी को भी लग सकता है, देयर इज अ चांस। लेकिन क्या इसको बचाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि सी तो ऑलरेडी गन पॉइंट पे है, बी ने उसको ऑलरेडी गन पॉइंट पे रखा है, तो क्या ए का शूट करना जरूरी है सी को बचाने के लिए? यस। तो इफ एन एक्ट इज डन विच मे लाइकली कॉज हार्म, अब यहां पे क्या हो रहा है, ए को पता है कि शायद सी को शॉट लग सकता है, शायद सी को गन शॉट लग सकता है, तो इट इज लाइकली टू कॉज हार्म, ठीक है, लाइकली टू कॉज हार्म। ए का जो एक्ट है, ए की जो एक्टिविटी है,
इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। लाइकली टू कॉज हार्म का मतलब ये नहीं होता कि जरूर कॉज करेगा। लाइकली मतलब मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली मतलब बहुत चांसेस है कि हार्म हो, लेकिन इस एक्ट को मैल इंटेंशन के साथ नहीं किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है। ठीक है, अगर ए शूट कर रहा है इधर तो वो पूरा ध्यान रखते हुए गुड फेथ। अब यहाँ कैसे हुआ, ड्यू केयर एंड अटेंशन कैसे है, ये ऑलरेडी गन पॉइंट पे है, बी ने सी को ऑलरेडी गन पॉइंट पे रखा हुआ है, तो क्या ए के पास और कोई ऑप्शन है शूट करने के अलावा? नहीं है। तो इन सिचुएशंस में जहां पे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही था जो ए ने किया, इस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, नो ऑफेंस हो जाएगा। ए की एक्ट को हम नो ऑफेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ए का कोई भी मैल इंटेंशन प्रूफ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ए का कोई भी नेगेटिव इंटेंशन नहीं है, एंड दिस एक्ट इज परफॉर्म्ड विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। ऑल्सो लाइकली टू कॉज हार्म है, ए को पता है कि हो सकता है सी को गन शॉट लग जाए, क्योंकि वो गन पॉइंट पे ऑलरेडी है उसके सामने बी के, तो हो सकता है इट इज पॉसिबल कि सी गेट्स द गन शॉट व्हेन ए फायर्स द गन। ए जब शूट करेगा तो सी को लग जाए, हो सकता है, लेकिन उसको बचाने के लिए भी यही जरूरी है। देयर इज नो अदर ऑप्शन बिकॉज बी हैज ऑलरेडी केप्ट ए ऑन गन पॉइंट। क्लियर? तो ऐसे में ए का जो एक्ट था वो नो ऑफेंस हो जाएगा। अगेन आप देख रहे होंगे सारे सेक्शंस में जो कॉमन बात है वो ये है कि कहीं पे भी मेंसरिया प्रूफ नहीं हो पाया है। ओके, सेक्शन 82, डॉली इन कैपेक्स। ओके, सेक्शन 82, डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स इज अ लैटिन टर्म। डॉली इन कैपेक्स इज अ लैटिन टर्म। इट मीन्स चाइल्ड इनकेपेबल। चाइल्ड इनकेपेबल मतलब बच्चा जिसके बस में नहीं है ये करना, इनकेपेबल है जो, ठीक है, यानी ही कैन नॉट डू। अब ये सेक्शन 82 क्या कहता है, एनी चाइल्ड हु इज बिलो 7 years of age cannot perform any crime, cannot perform any offense. How? कोई भी बच्चा जो बिलो 7 years of age है, बिलो मतलब 7 years से कम का है, 7 years से छोटी उम्र का है, 7 years तक की उम्र का है अगर कोई बच्चा, तो वो इस लेवल का मेंसरिया बना ही नहीं सकता कि वो एक ऑफेंस करे। फाइन, 7 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो वो इतनी माइंडसेट रेडी ही नहीं होती है उनकी, वो इतना उनका नेगेटिव इंटेंशन हो ही नहीं सकता है कि वो कोई एक्ट कमिट कर दें जिसको हम ऑफेंस बोले। ठीक है, तो जो 7 years के नीचे के बच्चे हैं, 7 years एंड बिलो, वो आ जाते हैं डॉली इनकेपेक्स में। हम इसे लैटिन में डॉली इनकेपेक्स बोलते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग है चाइल्ड विच इज अनकेपेबल, कोई भी बच्चा जो कैपेसिटी नहीं रखता है। अब यहाँ किस कैपेसिटी की बात हो रही है, मेंसरिया। चाइल्ड जो है वो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट नहीं होता है। 7 साल तक के बच्चों में आप गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि इसने ऐसा मेंसरिया क्रिएट हो गया इसके अंदर और इसने एक्ट परफॉर्म किया। और जब तक मेंसरिया डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्टस रियस एंड इट इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ, वो ऑफेंस नहीं हो सकता है। तो अगर मेंसरिया नहीं क्रिएट हो रहा है छोटे बच्चों में, उनका इतना दिमाग ही नहीं है ना, तो इतने छोटे बच्चों का अगर इतना दिमाग है ही नहीं कि वो कोई गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड डेवलप कर पाए, तो क्या हम उनका मेंसरिया प्रूफ कर सकते हैं? नहीं।
और अगर उनका मेंस्ट्रुआ नहीं है तो कैन वी पनिश देम? नो, वी कैन नॉट पनिश सच चिल्ड्रन। वो जनरल एक्सेप्शंस में आ जाएंगे और उनको हम क्या बोलते हैं? डॉली इनकेपेक्स। डॉली इनकेपेक्स 82 था डॉली इनकेपेक्स, मतलब 7 साल और उससे नीचे के बच्चों के बारे में। 83 टॉक्स अबाउट चिल्ड्रन चाइल्ड ऑफ 7 to 12 years। ठीक है, सेक्शन 83 बात करता है 7 से 12 साल के बच्चों के बारे में। तो सेक्शन 83 स्टेट्स दैट एनी चाइल्ड हु इज हैविंग एज ऑफ 7 years to 12 years, 7 साल से 12 साल तक के उम्र के बच्चों में हम उनकी मैच्योरिटी देखेंगे। हम उनकी मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। फाइन। अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी मतलब हमें ये देखना पड़ेगा 7 to 12 years के बच्चों में कि क्या वो उतना माइंड उनका डेवलप हुआ है कि वो एक मेंस्ट्रुआ बिल्डअप कर पाएंगे, क्या वो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड बना सकते हैं। एक्चुअली कैन दे प्रोसेस द एक्ट विच दे आर डूइंग टू सच लेवल कि उनको पता हो कि इससे कोई हार्म कॉज होगा या ये गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड के साथ किया जाए। अब 7 से 12 साल के बच्चों में ये मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग क्यों चेक करनी होगी? क्योंकि 7 years और उसके बिलो का एज जो है वो बहुत ही कम एज है, उसमें डेफिनेटली कोई बच्चा इतना समझदार नहीं होगा कि जो वो एक्ट कर रहा है वो एक ऑफेंस हो सकता है। लेकिन अगर हम 7 to 12 years की बात करें तो आपको पता है आजकल कैसे बच्चे ग्रो होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं। 7 to 12 years के बच्चों में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी मैच्योरिटी होती है, जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है इतनी, जिनमें इतनी समझदारी होती है कि उनको समझ आ जाए कि जो वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो एक ऑफेंस है, दैट इज अ क्राइम, दैट इज रॉन्ग। और दे डेवलप, अगर उनकी जो एज अगर 7 to 12 है तो हो सकता है वो इतने समझदार हो कि उनको ये पता चल रहा हो कि किसी को हार्म करने के लिए ये एक्ट किया जा रहा है, जो वो कर रहे हैं उससे किसी को चोट पहुंचेगी। वो गिल्ट इन माइंड वो हो सकता है कि डेवलप कर पाए टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो इन केसेस में क्या होगा 7 to 12 में, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत इनोसेंट होते हैं, जिनको इतनी समझदारी नहीं होती है 7 to 12 years में भी। तो इसीलिए ये सेक्शन 83 जो है ये बोलता है 7 to 12 years के बच्चों में हमें मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग उनकी टेस्ट करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू सी हाउ मच अंडरस्टैंडिंग दे हैव एंड देन वी कैन डिसाइड कि जो एक्ट वो कर रहे हैं उसके बारे में उनको पता है कि नहीं कि ये एक्ट से किसी को हार्म होगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये ऑफेंस या नो ऑफेंस बोला जाएगा। क्लियर? अगर कोई बच्चा इनोसेंट है तो उसका एक्ट जो है वो नो ऑफेंस हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं कर पाया है तो उसके एक्ट को हम नो ऑफेंस बोल देंगे एंड देन दिस विल अगेन फॉल इन द जनरल एक्सेप्शंस। ओके, क्लियर? सो आज थोड़ी सी हमने वैसे बातें कर ली तो थोड़ा टाइम लग गया। देन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Fine. Tomorrow most probably I will be giving a video of TOT and then day after tomorrow I will again continue with this IPC. पर मैं उनको अपने YouTube वीडियोस में मैं ऐसे नेम कर रही हूँ जैसे जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा। अभी तक भी मैंने IPC क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3 ऐसे रखा हुआ है। अब आज वाला शायद IPC क्लास 6 है तो कल वाले पे मैं TOT क्लास 1 डालूंगी। तो आप ऐसे अगर नाम सर्च करेंगे आपको एक सब्जेक्ट के पूरे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड राइट इन द कमेंट्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू व्हाट आई हैव टॉट टुडे। आज हम 2 ही 3 सेक्शन कर पाए, बट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द सेम
And also, if you want to study any other subject, please go to the description. There is my contact detail. You can contact me regarding online classes if you require it right now. Otherwise, eventually I will be putting the subjects on the YouTube. Thank you so much.